फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये पॉलिटिकल का सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा, तो इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को समझाते भी जाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको ये पूरा पेपर समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो आपके पास जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा और मार्क्स आपके पास 40 मार्क्स का ये पेपर है। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं। सामान्य निर्देश क्या क्या है। इस प्रश्न पत्र में ए, बी और सी कुल 3 भाग है, यानी कि आपको इस प्रश्न पत्र में 3 पार्टों में ये बटा हुआ है। भाग ए में 8 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए, यानी कि 50 शब्दों में आपके अंक होने चाहिए, 2 लाइन या 3 लाइन में। अब तीसरा वो देखिए, भाग बी में 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। मानचित्र प्रश्न का उत्तर दिए गए निर्देश के अनुरूप दीजिए। भाग सी में 6 अंक के 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 170 शब्दों में दीजिए। इसका जो 6 अंक का जो आपको आंसर देना है वो कम से कम 12 से 15 लाइन में देना है आपको, कम से कम आधे से ज़्यादा थोड़ा सा पेज। तो ये हमारे सामान्य निर्देश थे। अब देखते हैं भाग ए। भाग ए हमारे पास दे रखा है, जिसमें कुल 8 प्रश्न है, जो आपको 16 मार्क्स के हैं। 8 के 8 आप कर देते हैं तो आपको 16 मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। देखिए, स्वराज का आशय क्या है। स्वराज का आशय है अपने ऊपर अपना राज, यानी कि अपने ऊपर अपना राज होना चाहिए, अपने ऊपर अपना अधिकार होना चाहिए, किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये गांधी जी ने कहा था कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। ये बात तब की है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और तब हम बिल्कुल स्वराज नहीं थे, यानी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे। हम जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर सकते थे, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हमें स्वराज अपनाना है। यानी कि इसका नारा भी दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आ जाए तो आप बता देना। बाल गंगाधर तिलक ने इसका नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो आप स्वराज के बारे में बता सकते हैं, नाम से पता चल रहा है। स्व यानी कि अपना, राज यानी शासन। हानि का सिद्धांत नीचे इसके अथवा में दे रखा है, अगर आप चाहें तो ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला। नीचे वाला है, हानि सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, हानि का सिद्धांत क्या है। हानि के सिद्धांत का अर्थ है किसी के कार्य में स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। ये इसकी डेफिनेशन है, जो कि J.S. मिल ने दी थी। आप इसे लिख सकते हैं। और इसके अगर एक्सप्लेन आपको करना है आगे, तो इसके हानि के सिद्धांत के 2 पार्ट है, स्वसंबंध कार्य और प्रसंबंध कार्य। स्वसंबंध कार्य और प्रसंबंध कार्य 2 है। अब देखिए 2 है क्या। स्वसंबंध का कार्य का मतलब ऐसे कार्य जिनका जो कार्य हम करते हैं स्वसंबंध में, उनका नुकसान केवल हम ही तक हो। यानी कि हम दारू पी रहे हैं तो अपने घर में बैठकर पिएं, बाहर सड़कों पर ना पिएं, तो इसका नुकसान केवल हमें होगा, दूसरों को नहीं। प्रसंबंध का कार्य का मतलब है हम कार्य करते हैं, उनका नुकसान दूसरों को भी होता है। उनका मतलब कहीं ना कहीं दूसरों का भी उसका नुकसान होता है। जैसे आप घर में आप दारू पी रहे हैं, वो तो सही बात है, लेकिन आप घर में बाहर जाकर दारू पियेंगे, हल्ला मचाएंगे सड़क पर, तो वो गलत बात है, वो प्रसंबंध कार्यों में आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। देखो हमारे 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन। तो लोकसभा की शक्तियों के बारे में पूछा है।
तो लोकसभा की एक शक्ति आप बता सकते हैं कि केवल धन विधेयक लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरी, मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही होती है। तो इसके 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करती है। अपने विचार तर्क सहित लिखिए। इसमें देखिए आपका आंसर, ये आंसर आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तर्क वाले हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि आप अपनी क्षमता के आधार पर इनका आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जनहित याचिका होती क्या है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, नाम से पता चल रहा है जनहित, यानी कि लोगों की लाभ के लिए, लोगों के हित के लिए दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। अब ये गरीबों, इसमें पूछा है गरीबों की मदद कैसे कर सकती है। देखिए, अगर किसी गरीब पर कोई, गरीबों में ये हो जाता है कि बाहर से जो दूध आ रहा है वो ज़्यादा मिलावट का आ रहा है, कोई मतलब उस पर कोई एक व्यक्ति उस पर ये आवाज़ उठाता है कि बाहर से जो दूध आ रहा है उसमें मिलावट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस पर सरकार कुछ करे, तो वो सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। और ये दायर भी हो जाएगी, क्योंकि ये सभी लोगों के हित में है, क्योंकि वो अकेला का लाभ नहीं देख रहा, पूरे जनता का लाभ देख रहा है, इसलिए ये जनहित याचिका पूरे लोगों के लिए होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि गरीबों की मदद कैसे कर सकती है। और देखिए, इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। ठीक, इमैनुअल कांट हमारे एक दार्शनिक हुए थे जिन्होंने न्याय की अलग डेफिनेशन दी थी। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी, तो इसमें इमैनुअल कांट की पूछी है। तो उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य की अपनी अपनी गरिमा होती है, यानी कि हर मनुष्य कुछ ना कुछ करने का भागीदारी होती है, इसलिए उसकी प्रतिभा और विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसे अवसर प्राप्त हो। यानी कि हर मनुष्य कुछ ना कुछ करने का अधिकारी होता है, इसलिए उसे उसी की क्षमताओं के अनुसार उसे न्याय मिलना चाहिए, यानी कि वो जैसा करता है उसे वैसा ही न्याय मिलना चाहिए। तो ये इमैनुअल कांट ने कहा था। अब 5 क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी को किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। आप किसी भी 4 योग्यताओं को लिख सकते हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह सबसे पहले योग्यता है। उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। फोर्थ, वह पागल या दिवालिया ना हो। 4 हो गए। आप एक और सुन लीजिए, इसे भी आप लिख सकते हैं। वह किसी अदालत द्वारा 2 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान न लिया गया हो, यानी कि 2 साल से अधिक की सज़ा उसे ना हुई हो। समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, पहले हमारा जो समाजवाद था उसमें कुछ सरोकार था, ये आपके न्याय वाले चैप्टर में है, तो उसी में से ये पूछा गया है कि समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और आपको नीचे इसके आंसर भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर की PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना सारे आंसर। तो समाजवाद के मुख्य सरोकार क्या क्या हैं देखिए। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है, यानी कि हमारे देश में समानता से ज़्यादा असमानता है, यानी कि ये समानता वाले चैप्टर से लिया गया है। सॉरी, मैंने आपको न्याय वाला बताया, समानता वाले चैप्टर में से है ये, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। उसमें से ये पूछा गया है कि समाजवाद के मुख्य सरोकार क्या है। तो मैंने अभी बताया कि हमारे देश में समानता से ज़्यादा असमानता फैली हुई है, खासकर वे असमानताएं जो औद्योगिक पूंजी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई है और उसमें बाद तक बनी रही है। समाजवाद ने यह कहा है कि वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। जो समाजवाद होते हैं उन्होंने कहा था कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र है हमारे, उनका न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सारे अमीर लोगों के पास है, लेकिन गरीब लोगों के पास कुछ नहीं बचा, यानी कि उनकी संपत्ति उनमें भी बंटवानी चाहिए। तो ये समाजवाद ने कहा था।
अब 7 क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है। देखिए ये संबंध जो ये 74(1) का संबंध है वो मंत्रिपरिषद से है। यानी कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसका संबंध मंत्रिपरिषद से है। 8 क्वेश्चन देखिए, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है भाग 1 का। यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है। क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे। सतर्क उत्तर लिखिए। इसमें भी देखिए आपके तर्क के आधार पर आपको आंसर लिखना है। इसमें भी आपको आंसर नहीं दिया होगा, मैं जो PDF दे रहा हूँ उसमें आपको लिखना है कि अगर कोई छात्र किसी बच्चे को उसका मनोबल उठाने के लिए अतिरिक्त मार्क्स दे। इसमें एक शब्द आया है मनोबल, इस पर ध्यान दीजिए आप। अगर यहाँ पर आता है कि किसी भी बच्चे को छात्र अपने मर्जी के अनुसार उसे अतिरिक्त अंक दे दे तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत, तब ये गलत माना जाता है। लेकिन इसमें आया कि उसका मनोबल उठाने के लिए, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ये थोड़ा सही रहेगा क्योंकि उसके मनोबल उठाने के लिए दे रहा है। अगर ऐसा वो अध्यापक ऐसा करता है तो वो छात्र और ज़्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसे लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए और मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो वो और ज़्यादा पढ़ेगा और उसे और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब हमारा अनुभाग B देखिए, सेक्शन B 9 क्वेश्चन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखिए। देखिए हमारे देश के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पूछा है। इनकी संविधान में उसके लिए क्या सुनिश्चित किया गया है कि जिससे उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी कि वो पहले नामी वकील रह चुका हो और फिर बाद में वो किसी कोर्ट का जज बन रहा हो। तो ये उसमें संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आप ये लिख सकते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। उससे पहले वो हटाए नहीं जा सकते। बस वो अगर वो कोई गलती करते हैं वो या फिर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग लगता है, जो कि राष्ट्रपति पर भी लगता है। 3 इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं कि न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि उनके वेतन भी प्रत्येक साल उनका बजट आ जाता है न्यायपालिका का अलग ही। 4th पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके वकालत करने पर प्रतिबंध है। यानी कि वो उनकी 65 वर्ष आयु हो गई और वो रिटायर हो गए किसी भी अदालत से, फिर उसके बाद अगर वो वकालत करना चाहे तो नहीं कर सकते, उस पर रोक है। तो इसमें आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। देखिए नाम से पता लग रहा है अवसर की समानता, यानी कि आपको नए नए काम करने की समानता, यानी कि आपको जो कुछ करना है उसका आपको अवसर मिलना चाहिए, सरकार भी आपको उसके प्रति अवसर दे। तो इसमें आप 6-7 लाइन लिख सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब 11 देखिए, भारत के दिए गए मानचित्र में A, B, C और D में से ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। देखिए इसमें 4 राज्य हैं, तो आपको पता है ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है और ये कर्नाटक है। इन चारों में द्विसदनात्मक है। ऐसे 2 राज्य और हैं, बिहार और तमिलनाडु। तो इनमें द्विसदनात्मक राज्य है और यही पेपर आएगा पॉलिटिकल में, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस पर मैप बनाया जा सके। तो ये द्विसदनात्मक राज्य वाला ही मैप आपके लिए बनेगा, तो ये इसे आप जरूर याद कर लेना। अब देखिए 12th क्वेश्चन, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। नकारात्मक और सकारात्मक 2 स्वतंत्रताएं हमारे, अगर आपने पढ़ा हो तो इस स्वतंत्रता वाले चैप्टर में पढ़ा हो तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वतंत्रता दे रखी है उसमें। देखिए है क्या,
नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप भी होता है। यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी आज़ादी के लिए, उस काम के लिए बाहरी सरकार भी आप पर हस्तक्षेप लगा सकती है। ऐसे काम होते हैं नकारात्मक, जिन पर सरकार आप पर हस्तक्षेप लगा सकती है, यानी मना कर सकती है ये काम मत करो। तुम बाहर दारू पीना चाहते हो, सड़क पर हल्ला करना चाहते हो, तो उस पर आपको पुलिस भी मना करेगी कि ये काम मत करो, तो ये नकारात्मक में आता है। लेकिन सकारात्मक मतलब है आप कोई अपने अधिकार का कुछ काम कर रहे हो, यानी कि आप घर बनवा रहे हो, वो आप अपने अधिकार क्षेत्र में बनवा रहे हो, कुछ और बाइक खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, वो सकारात्मक स्वतंत्रता में आता है कि आपकी स्वतंत्रता इच्छा है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में अंतर। आप इसी पर पॉइंट बनाकर आगे से लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं। इस संदर्भ में अपने विचारों का तर्क सहित अभिव्यक्त कीजिए। ये भी अथवा में क्वेश्चन है और ये भी आपको स्वयं करना है। इसमें दे रखा है कि तर्क सहित, जहाँ पर ये आ जाए तो आप सोच लिए कि आपने विचार यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर बुक की भाषा नहीं लिखनी। तो इसमें पूछा कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? खुद की विचारों की स्वतंत्रता। यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि पूछा गया है कि खुद के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं। इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से गलत हो रहा है। हाँ, कुछ मामलों में होना चाहिए, जहाँ हमारा कोई वो नहीं हो, वहाँ पर हमारे विचार प्रकट नहीं होने चाहिए। लेकिन जहाँ हमारे अधिकार की बात हो रही हो, वहाँ पर हमें हमारे विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं जैसे, और जैसे सरकार अपने विचार प्रकट करती है, वैसे जनता को भी विचार प्रकट करने की आज़ादी है। तो एक तरीके से तो ये क्वेश्चन गलत है कि इसमें ये पूछा गया है कि नहीं है, चाहिए या नहीं। तो इसमें हाँ लिख सकते हैं, हाँ विचार प्रकट करनी चाहिए, हाँ, और फिर उसका कारण भी दे सकते हैं कि क्यों। अब 13 क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट है 6 मार्क्स का। ये 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ सेक्शन सी से। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है उसके अधिकार तो होते हैं, लेकिन वो भी मंत्री परिषद के क्षेत्र में होते हैं। यानी कि जो वो कुछ भी करता है वो मंत्री परिषद से पूछ कर करता है। लेकिन उसके अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है, तो आप वहाँ उनके अधिकार लिखिए कि क्या क्या अधिकार है। तो आप पहले लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह है उसे राष्ट्रपति लौटा सकता है और अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है कि ये निर्णय तुम्हारा गलत है, इस पर दोबारा विचार करो। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास एक वीटो की शक्ति होती है, जिससे वह संसद के किसी भी विधेयकों को पारित करने में विलंब कर सकता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जब कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि जब बहुत सारे दल ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो वह उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करता है और ये निर्णय लेता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो इसमें आप लिख सकते हैं। और इसमें अथवा में दे रखा है मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है उसके। आप इसमें अगर 6 मार्क्स का है तो 7-8 पॉइंट लिख सकते हैं। आप मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिपरिषद का मुखिया, विभागों का बंटवारा, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होना, सदन का नेता होता है, और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है। इसमें आप बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं और इसके सारे आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।